हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही और आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ दे करके आई हूँ फ्रेंड। जितने भी लोग मेरे चैनल पर हैं वो ये जानते हैं कि जो मेरा चैनल है वो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कराता है और इस चैनल पर आप साइंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के ही एमसीक्यूज़ मैं इस चैनल पर अपलोड करती हूँ फ्रेंड। तो देखिए, जितने भी लोग चैनल पर हैं उनको मेरा बहुत थैंक यू, और जो चैनल पर हैं और सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, टीचिंग को सपोर्ट करिए। और फ्रेंड देखिए, जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप जो भी क्वेश्चंस पाएंगे और जितने एमसीक्यूज़ मैंने अभी तक कराए हैं, अगर आप उनको देख लेते हैं फ्रेंड तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है उससे। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए हैं मैंने, और आपको जितना भी बेनिफिट लेना है इससे आप ले सकते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग बायोलॉजी का सारा लेक्चर आप लोगों को देखना है, ओके। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो भी है, अगर जो लोग साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग साइंस के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों देखेंगे, या फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो भी आप चूज़ करना चाहें वो इस चैनल पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए, मैं आज फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ और ये है क्वेश्चन: फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज। जो फोटोसिंथेसिस है उसके बारे में क्वेश्चन है फ्रेंड, कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जैविक क्रिया है, और ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ पर। क्यों, ऐसा क्यों है? तो फ्रेंड, आप सभी लोग जानते हैं जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें क्या होता है। देखिए, जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं और स्पेशली जो ग्रीन प्लांट्स की पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो सोलर एनर्जी कहाँ से आएगी? जो सूर्य का प्रकाश होगा या जो सनलाइट होगी उससे सोलर एनर्जी मिलती है। तो यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो हरे पौधे होते हैं उनकी पत्तियां और पौधों के जो दूसरे हरे पार्ट होते हैं वो एयर से या वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और सॉयल से या मिट्टी से वाटर लेते हैं, ओके। और क्या करते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, यानी कि जो हरे पत्तियां होती हैं, पौधों के हरे भाग होते हैं, उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, एक उसको कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं और इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। और इस क्रिया में ये ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालते हैं और जो वाटर होता है एज अ बाई प्रोडक्ट ये बनता है, ओके। और आपका यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, C6H12O6, यानी कि C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट है, ये बन जाएगा, ओके। तो यानी कि जो ग्रीन प्लांट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिया और ऑक्सीजन गैस को बाहर निकाला, और इसी ऑक्सीजन गैस को पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं और प्राणी हैं, एनिमल हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, वो लोग इस ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। और जो आपका ग्लूकोज बना है फ्रेंड वो पौधों में जो है वो यूज़ होता है। और अगर पौधों में ग्लूकोज का जो कार्बोहाइड्रेट है इसका अगर संचय होना होता है या स्टोर होना होता है तो ये स्टार्च के रूप में होता है, क्योंकि जैसे ही ये बनता है वैसे ही पौधों के अन्य भागों द्वारा या दूसरे भागों द्वारा ये यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर जितना एक्स्ट्रा होता है या जो स्टोरेज का होता है तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो देखिए ये फ्रेंड, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इम्पॉर्टेंट क्रिया है, और यानी कि फोटोसिंथेसिस के बिना तो इस जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे अब मैं ऑप्शन बता देती हूँ। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। 2, it is primary source of food on earth. 3, it is the only process which can utilize the solar energy. and 4 है all of the above। तो यहाँ पे आपके पास जितना भी ऑप्शन है आप लोग देख सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ये जो फोटोसिंथेसिस होती है ये ही ऑक्सीजन के रिलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बिल्कुल सही बात है। और जो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है अर्थ पे, फोटोसिंथेसिस जो है, जो हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं फ्रेंड, वो हरे पौधे प्रोड्यूसर भी होते हैं, इनको उत्पादक या प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। और पौधों की एक एक चीज़ जो होती है वो यूज़फुल होती है, सारी जो इनकी लीफ है, स्टेम है, ओके, फ्रूट है, फ्लावर है, सब कुछ यूज़फुल होता है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये ओनली प्रोसेस है, अकेला ऐसा प्रोसेस है जो कि सोलर एनर्जी को यूटिलाइज़ किया कर सकता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैंगनीज इज़ रिक्वायर्ड इन।
ऑप्शन 1 फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, 2 क्लोरोफिल सिंथेसिस, 3 न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस एंड 4 है प्लांट वॉल सेल वॉल फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, मैग्नीज Mn के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो 2 का 1 हो जाएगा। यानी कि ये फोटोसिंथेसिस में जब वाटर का फोटोलिसिस होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, फोटोलिसिस मतलब कि ये सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, वाटर टूट रहा है और ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइड में बदल रहा है। तो इस तरीके से जो आपकी फोटोलिसिस होती है वो क्या होगी, वो फोटोसिंथेसिस के दौरान इसमें मैग्नीज की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नाउ थर्ड हमारे पास है द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इन लाइट रिएक्शन इज़। लाइट रिएक्शन में जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल A, 2 वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल A, 3 हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन्स ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एंड फोर्थ है हमारे पास क्लोरोफिल A प्लस क्लोरोफिल A प्लस क्लोरोफिल B प्लस प्रोटीन प्लस DNA। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इस थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है लाइट रिएक्शन में। अब यहाँ पे देखिए जो फोटोसिंथेसिस होती है फ्रेंड, उसमें 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास 2 तरीके की रिएक्शन होती हैं, एक तो हमारे पास लाइट रिएक्शन होती है, ओके, और एक होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन का जो होती है वो उसके लिए लाइट आवश्यक नहीं है, यानी कि प्रकाश का होना आवश्यक नहीं है, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में भी हो सकती है, ओके, यानी कि ये लाइट डिपेंडेंट नहीं होती है, ये लाइट से इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। और इसके अलावा ये जो आपकी जो लाइट रिएक्शन या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, फोटो सिस्टम जो होता है, फोटो सिस्टम आपको पता है 2 तरीके के फोटो सिस्टम होते हैं, जिसमें कि एक पिगमेंट जो है वो 650 होता है और एक जो मेन पिगमेंट होता है वो 700 होता है, ओके। तो 2 तरीके के आपको पता है फोटो सिस्टम भी होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो थर्ड है। इसमें क्या है, हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड होते हैं प्रोटीन से, किसकी प्रोटीन से, ये जो प्रोटीन होती है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन की, उसकी प्रोटीन से 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं नाउ। और ये जो आपकी लाइट रिएक्शन होती है वो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पर होती है। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटो सिस्टम 2 इज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोटो सिस्टम का पूरा ही चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस पूरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये कहा जा रहा है जो फर्स्ट एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से जब एक्साइटेड होता है तो वो कौन सा होता है एक्सेप्टर, कौन सा पहला एक्सेप्टर होता है जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और ये हम लोग बात कर रहे हैं फोटो सिस्टम 2 के लिए। तो 1 ऑप्शन है हमारे पास साइटोक्रोम, 2 है आयरन सल्फर प्रोटीन, 3 फेरिडॉक्सिन एंड 4 है प्लास्टोक्विनोन। तो देखिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का 4 यानी प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन ही फोटो सिस्टम 2 में पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। नाउ अब यहाँ पे ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के बारे में है। तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, 1 रोडोस्पाइरलम, B स्पायरोगैरा, C क्लेमाइडोमोनास एंड 4 है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही ग्रीन है और अगर ग्रीन है तो ये जो हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे, यानी फोटोसिंथेसिस में ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 में मैचिंग करने के लिए है, इसको देखते हैं। नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 कॉलम 2। ए है हमारे पास सॉर्गम, बी पेप कार्बोक्सिलेज, सी ब्लैकमैन एंड डी फोटो रिस्पिरेशन, ई फोटो सिस्टम 2 एंड कॉलम 2 लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, C3 प्लांट्स, 3 है ट्रांस एनाटॉमी, 4 है मेसोफिल सेल्स एंड 5 है P680। तो देखिए यहाँ पे जो 6 का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, 6 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है, सबसे पहले मैं मैच कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास जो सॉर्गम है, सॉर्गम के लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C3 प्लांट्स, ओके। नाउ जो पेप कार्बोक्सिलेज है वो क्या है, पेप का मतलब क्या है, फॉस्फेनॉल पाइरूवेट, ओके। तो ये जो पेप कार्बोक्सिलेज है इसके लिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है, 1 मिनट।
ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर रही हूँ। और 6 के लिए ओके, जो यहाँ पे ए ऑप्शन है सॉरगम, इसमें क्या हो जाएगा, लॉ कुछ रॉन्ग है फ्रेंड, मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे कुछ गलत हो गए हैं मुझे लग रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे चलिए मिला देती हूँ आपको, जो देखते हैं वो कौन सा करेक्टर। चलिए अगर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्लैक मैन की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला कॉलम 2 में लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है। तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के लिए हम लोग ब्लैक मैन के बारे में जानते हैं कि जो ब्लैक मैन है वो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर उन्होंने दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो सी है उसके लिए 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो सी का यहाँ पे 1 हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। देन उसके बाद हमारे पास जो ए वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन जो है वो सॉरगम है। तो इसके लिए फ्रेंड देखिए क्रैंस एनाटॉमी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्रैंस एनाटॉमी इसके लिए करेक्ट होगा। ये जो प्लांट है इसमें क्रैंस एनाटॉमी पाई जाती है। एंड जो पेप कार्बोक्सिलेज है ये मीसोफिल सेल्स में पाया जाता है। एंड आपके पास जो फोटो रेस्पिरेशन है, फोटो रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा, जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है। एंड जो फोटो सिस्टम 2 है उसके लिए हमारे पास बिल्कुल P680 करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास 6 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। सारी मैचिंग बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, अब कोई डाउट नहीं है। ओके, ये आप बिल्कुल लर्न भी कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाला जो कॉलम है और उसकी मैचिंग आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो 7 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नाउ 7th क्वेश्चन, विद इन दी क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्या है, विद इन दी क्लोरोप्लास्ट देयर इज मेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ वन ऑप्शन है, आई मीन 1 पॉइंट है ग्राना, 2 पॉइंट है, दूसरा हमारे पास स्ट्रोमा लेमली एंड थर्ड है फ्लूइड स्ट्रोमा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेन सिस्टम होता है। ओके, देयर इज़ अ मेम्ब्रेन सिस्टम। अब उस मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या होता है, ग्राना होता है, स्ट्रोमा लेमिली होती है, थर्ड है हमारे पास फ्लूइड स्ट्रोमा। तो अब यहाँ पे 7 के लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो स्ट्रोमा लेमिली होती है बिल्कुल ये मेम्ब्रेन सिस्टम में होती है, बिल्कुल करेक्ट है। एंड फ्लूइड स्ट्रोमा जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास जो है जो मेम्ब्रेन सिस्टम है उसके लिए 2 वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ 8th वाला हमारे पास देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 1 लाइट रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा, 2 लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्राना, फिर 3 है डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा एंड 4 है डार्क रिएक्शन अकर्स इन ग्राना। तो यहाँ पे देखते हैं 8th के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड, ये जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ पर होती है और जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ पर होती है। तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे फ्रेंड जो लाइट रिएक्शन होती है, ओके, जो लाइट रिएक्शन होती है वो होती है ग्राना में, ये बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। ओके, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में होती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। तो इस तरीके से हमारा 4th वाला जिसमें 2 एंड 3 है बिल्कुल करेक्ट हो गया है। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 9th क्वेश्चन है, फोटोफॉस्फोरिलेशन इज़ दी, फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन इज़ दी 1 फॉर्मेशन ऑफ ADP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ADP का फॉर्मेशन है लाइट की प्रेजेंस में। 2 फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ केमिकल, ATP का फॉर्मेशन किसी केमिकल की प्रेजेंस में। फिर 3 है फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में ATP का फॉर्मेशन होना। या तो फिर 4th है फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कि ATP का फॉर्मेशन है किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारे पास 9 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9 के लिए हमारे पास 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कि जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो क्या है, ATP का फॉर्मेशन है लाइट की प्रेजेंस में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। ओके, फॉस्फोरिलेशन के बारे में भी क्वेश्चन आता रहता है। नाउ यहाँ पे हमारे पास अब 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज 1 यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम फोटो सिस्टम 1 टू फोटो सिस्टम 2, 2 है एम्फी डायरेक्शनल,
3 है बाई डायरेक्शनल एंड 4 है यूनी डायरेक्शनल। तो देखिए यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड वो यूनी डायरेक्शनल होता है। ओके, और कहाँ से होता है, फोटो सिस्टम 2 से फोटो सिस्टम 1 तक होता है। तो ये यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ओके, चलिए अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 11th। तो 11th क्वेश्चन हमें देखना है, कॉलम मैचिंग करानी है फ्रेंड। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैच यहाँ पे क्या करना है देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। ओके, तो कॉलम 1 है हमारे पास ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, बी है प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड सी है हिल रिएक्शन एंड डी है फोटो रेस्पिरेशन। कॉलम 2 में पोटाशियम फेरिक ऑक्सलेट, 2 है हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन एंड 3 है एटीपी सिंथेसिस एंड 4 है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो देख लेते हैं अब यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। आपके पास ये 4 ऑप्शंस दे रखे हुए हैं। ओके, और यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे हम लोग को कॉलम मैच करानी है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होगा, इसके लिए क्या करेक्ट हो जाएगा। तो ये देख लीजिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर। नाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए क्या करेक्ट हो जाएगा, एटीपी सिंथेसिस। एंड हिल रिएक्शन के लिए क्या करेक्ट हो जाएगा, पोटेशियम फेरिक ऑक्सलेट। एंड फोटो रेस्पिरेशन के लिए क्या करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आपके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये अगेन। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 के लिए 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 4 3 1 2। ओके, 4 3 1 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ 12 देख लेते हैं हम। दी जेड स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज। तो यहाँ पे 1 ऑप्शन है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, 2 है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन एंड 3 है बोथ 1 and 2 एंड 4 है वेयर ओनली फोटो सिस्टम पिगमेंट 1 इज़ इन्वॉल्व। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, उसको देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास 12 के लिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड वाला जो ऑप्शन है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करना है मुझे। तो चलिए इस क्वेश्चन के बात कर लिया जाए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग केल्विन साइकिल। 1 है CO2 इज एसिमिलेटेड इनटू शुगर्स, 2 RUBP इज रीजनरेटेड, 3 है ATP एंड NADP आर फॉर्म्ड। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, और ये केल्विन साइकिल के लिए कहा गया है। तो केल्विन साइकिल के लिए हमें बात करनी है। तो 13 का हमारे पास जो पहला वाला ऑप्शन है वो क्या, पहला जो है पॉइंट वो ये है कि जो CO2 है वो किस में एसिमिलेट हो जाती है, वो शुगर्स में एसिमिलेट हो जाती है। ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नाउ जो 2 वाला है कि RUBP का जो राइबोलेज बिसफॉस्फेट होता है उसका रीजनरेशन होता है, यानी कि दोबारा वो पैदा होता है, दोबारा उत्पादित होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारे पास फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो केल्विन साइकिल है इसको C3 पाथवे भी कहते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ डिस्कशन कर देती हूँ। तो देखिए ये जो हमारे पास केल्विन साइकिल है, ओके, केल्विन साइकिल, तो केल्विन साइकिल को कौन सा पाथवे भी कहेंगे, C3 पाथवे भी कहेंगे, सबसे पहली बात। ओके, ये आपको पता है। नाउ अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, C3 पाथवे में क्या होता है, जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, ओके, वो एक 5 कार्बन की कीटोज शुगर होती है जिसको रिबुलोज बाईफॉस्फेट कहते हैं, या रिबुलोज 5 फॉस्फेट कहते हैं, सॉरी। ओके, वो जो है रिबुलोज 5 फॉस्फेट होता है। तो ये क्या होती है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट। ओके, तो ये जो रिबुलोज 5 फॉस्फेट है ये क्या होती है, ये C3 पाथवे में ये क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। ओके, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करती है। अब यहाँ पे देखिए 3 स्टेप्स होते हैं केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल के मेन 3 स्टेप्स हैं और फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट साइकिल है, इसको समझ लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब हुआ और डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब हुआ। कार्बोक्सिलेशन आप किसी भी मॉलिक्यूल में
किसी भी प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का ऐड कर रहे हैं। ओके, जो CO2 ऐड होती है एटमॉस्फेयर से तो वो क्या कहलाता है, कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे जब फर्स्ट स्टेप होता है C3 साइकिल का वो होता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBp। ओके, RuBp का जो है वो जो कार्बोक्सिलेशन है वो होता है। नाउ सेकेंड स्टेप पे है, कार्बोक्सिलेशन हो चुका, रिडक्शन। नाउ अब रिडक्शन होगा किसी चीज़ का, अब किसका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा। सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि किस किस सीक्वेंस में ये होता है, या तो फिर रिडक्शन कब होता है, किस चीज़ का रिडक्शन होता है, रीजनरेशन किसका होता है, कार्बोक्सिलेशन किसका होता है। नाउ अब यहाँ पे ये दोनों स्टेप आप नोट डाउन कर लीजिए। अब थर्ड स्टेप मैं बता रही हूँ। जो थर्ड स्टेप है वो है रीजनरेशन ऑफ RuBp। नाउ अब RuBp का क्या होगा, रीजनरेशन होगा। ओके, तो ये 3 स्टेप मेजर स्टेप होते हैं। और जो कार्बोक्सिलेशन होता है वो मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, CO2 जो होती है उसका यूटिलाइजेशन होता है, वो ऐड होती है ओके RuBp के साथ। नाउ अब जो कार्बोक्सिलेशन होता है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें CO2 का फिक्सेशन होता है और किस में हो जाता है, एक स्टेबल ऑर्गेनिक इमीडिएट फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट में हो जाता है। तो अब देखिए ये जो रिएक्शन होती है इसको कैटालाइज कौन करता है। अब ये जो कैटालाइज करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलेशन वाली, ये एंजाइम है RuBp कार्बोक्सिलेज। ओके, एंजाइम है RuBp कार्बोक्सिलेज। ये क्या करती है, कैटालाइज करती है। RuBp कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो रिएक्शन को कैटालाइज करता है और 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। अब 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए, अब क्या हो गया, अब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ओके, 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। नाउ अब ये जो RuBp कार्बोक्सिलिक एंजाइम होता है, ठीक है, इसकी जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, RuBp कार्बोक्सिलिक एंजाइम हैज़ एन एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन की इसकी एक्टिविटी होती है। और जो मोर कॉमनली होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रूबिस्को। उसको कहते हैं रूबिस्को। अब रूबिस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, रूबिस्को का फुल फॉर्म होता है RuBp कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ओके, RuBp तो आप जानते हैं, और यानी कि रिबुलोज बाईफॉस्फेट, उसके बाद फिर कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अभी आगे आएगा अभी, तो इसका फुल फॉर्म होता है कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। ओके, ऑक्सीजनेज ये है इसका फुल फॉर्म। नाउ या इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूबिस्को कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन होती है प्लांट किंगडम में, रूबिस्को। ओके, ये हो गया। अब देखिए सेकंड जो स्टेप होता है, अब जो हमने कहा रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन में क्या होगा, जब कार्बोक्सिलेशन हो जाता है तो फिर PGA का यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का रिडक्शन होता है। और ये जो रिडक्शन होता है ये एक रिएक्शन के थ्रू होता है, सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस होती हैं उनके बाद होता है। और इसमें जनरली होता क्या है, मेन जो आपको यहाँ पे समझना है कि इसमें ATP का यानी कि एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट का और NADP इन दोनों का क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन किया जाता है। ओके, तो नाउ अब यहाँ पे ये होता है कि जो ATP होते हैं उसके 2 मॉलिक्यूल्स और NADP के 2 मॉलिक्यूल्स वो यूटिलाइज हो जाते हैं। देखिए अब क्या होगा, उसके बाद जो है जो CO2 होता है उसके 6 मॉलिक्यूल का फिक्सेशन होता है, और फिर ये जो साइकिल होती है वो 6 टर्न लेती है। ओके, जो 6 टर्न होते हैं इस साइकिल के, 6 चक्कर होते हैं, यही साइकिल जो होती है 6 बार चलती है। तो क्या बनता है, जब 6 टर्न होते हैं तो 1 मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का इस पाथवे से। जब 6 बार ये साइकिल टर्न लेती है तो 1 मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का। ओके, ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल बन जाता है।
नाउ अब रीजनरेशन वाला स्टेप हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। जो रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन में क्या होता है, ये देखिए रीजनरेशन जो होता है इसमें ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ओके, तो ये किस लिए रिक्वायर होता है, इसमें इसमें क्या रिक्वायर होता है, इसमें एक एटीपी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है फॉस्फोरिलेशन के लिए। ओके, तो जो CO2 मॉलिक्यूल होता है, हर एक CO2 मॉलिक्यूल जब केल्विन साइकिल से लिया जाता है या जब केल्विन साइकिल में इंटर करता है तो इसको 3 मॉलिक्यूल्स ATP चाहिए और 2 मॉलिक्यूल NADPH चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक CO2 मॉलिक्यूल जब केल्विन साइकिल में इंटर करता है तो इसको 3 मॉलिक्यूल ATP चाहिए, ATP यूज़ होगा 3 मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल्स NADPH यूज़ होगा। ओके, ये आपका है C3 साइकिल या तो फिर केल्विन साइकिल। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रुबिस्को स्टैंड्स फॉर। रुबिस्को किसे आप क्या समझते हैं, 1 रिबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो 14 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन ये पहला ही वाला हो जाएगा, और ये मैंने भी एक्सप्लेनेशन से बताया भी है, रिबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, यही होता है, इसका करेक्ट आंसर यही है। नाउ 15 देख लेते हैं। 15 है हमारे पास, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इन दी फोटोफॉस्फोरिलेशन इन दी फोटो रेस्पिरेशन पाथवे देयर इज़ नीदर सिंथेसिस ऑफ शुगर नॉर दी ATP फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, रिलीज ऑफ CO2 विद ATP यूटिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दी फोटो रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो है जो फोटो रेस्पिरेशन है उसकी बात की गई है, और यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इस एक तो फ्रेंड होता है फोटो फॉस्फोरिलेशन। ओके, फोटो फॉस्फोरिलेशन के बारे में बता चुके हैं। ओके, ATP का जब फॉर्मेशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटो की प्रेजेंस में, तो दैट इज़ क्या कहलाता है, वो फोटो फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। ओके, अब यहाँ पे बात हो रही है फोटो रेस्पिरेशन की, तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा। देखिए हमारे पास जो 15 है इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा वो यहाँ पे जो पहले हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये कहा जा रहा है पहले वाले पॉइंट में कि जो फोटो रेस्पिरेशन पाथवे है इसमें ना तो शुगर का सिंथेसिस होता है और ना तो ATP फॉर्मेशन होता है। बिल्कुल करेक्ट है, फोटो रेस्पिरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये करेक्ट है। ओके, फिर दूसरा है हमारे पास कि जो CO2 होती है, जो CO2 का रिलीज़ होता है और ATP का यूटिलाइजेशन होता है वो फोटो रेस्पिरेशन में होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस आर। अब ऐसे फैक्टर्स जो कि फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में है। तो 1 है नंबर एंड साइज ऑफ लीव्स। ओके, नंबर एंड साइज ऑफ लीव्स। तो दूसरा है हमारे पास एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, कि जो लीव्स हैं उनका एज और ओरिएंटेशन क्या है। थर्ड हमारे पास है अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल की अमाउंट कितनी है। फोर्थ है अमाउंट ऑफ CO2 एंड O2। तो देखिए इसके लिए 16 के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सारा ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ साइज पे भी डिपेंड करेगा, एज ओरिएंटेशन पे भी, अमाउंट क्लोरोफिल की कितनी है और CO2 और O2 की अमाउंट कितनी है, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉलम मैच करने के लिए। कॉलम 1 है बंडल शीथ सेल्स और बी में है मीजोफिल सेल्स। कॉलम 1 रुबिस्को, 2 लैक पेपकेस एंड फिर 3 है पेपकेस एंड 4 है लैक रुबिस्को। तो देखिए यहाँ पे मैच करनी है तो दो टाइप की सेल्स हैं, एक तो बंडल शीथ सेल है और एक मीजोफिल सेल है। ओके, और आपको जो है इन दोनों सेल के बारे में पता है कि जो बंडल शीथ सेल होती है और इसमें मेनली क्लोरोप्लास्ट का ही जो डिफरेंस होता है वो होता है। ओके, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जो 17 है इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो ये देख लीजिए, जो बंडल शीथ सेल है उसमें रुबिस्को होता है। ओके, और जो बंडल शीथ सेल होती है उसमें पेपकेस नहीं पाया जाता है। जो
मीज़ोफिल सेल होती है उसमें पेपकेस होता है और उसमें रुबिस्को नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ए का 1 2 है, बी का 3 4 है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे C4 मैच करनी है कॉलम। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए जो C4 पाथवे है इसको क्या कहते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। तो जो C4 पाथवे है इसको क्या हैच एंड स्लैक पाथवे के नेम से भी जाना जाता है। हैच एंड स्लैक, ओके, हैच एंड स्लैक के पाथवे भी इसको जानते हैं। और ये जो C4 प्लांट्स होते हैं वो स्पेशल होते हैं। इनमें जो है लीफ की जो एनाटॉमी होती है वो क्या होता है, वो स्पेशल टाइप होता है। ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी को सह सकते हैं, ओके। और इसमें क्या होता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो है वो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन का प्रोडक्ट है। यानी कि CO2 का जब फिक्सेशन होगा तो इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो OAA, यानी कि इट मीन्स ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा, ओके, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन जाएगा इसमें। तो ये बनता है, इसका पहला प्रोडक्ट होता है। और जो इसमें क्या होता है, जो केल्विन साइकिल होता है वो तो मैं अभी बता ही चुकी हूँ आपको, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अब देख लेते हैं इसमें भी जो स्टेप्स होते हैं, मैं एक बार बता देती हूँ। जो C4 प्लांट्स होते हैं इसमें जो CO2 का फिक्सेशन होता है वो कहाँ पर होता है, इसमें जो इनिशियल फिक्सेशन यानी पहले जो फिक्सेशन होता है CO2 का, ये मीसोफिल सेल्स में होता है फ्रेंड, ओके। तो इसको आप याद रखिएगा, इसमें पहले मीसोफिल सेल्स में CO2 का फिक्सेशन होता है, ओके। नाउ तो प्राइमरी एक्सेप्टर जो होता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इस पे। तो इसमें जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है वो पेप होता है। पेप क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट होता है, ओके। जो पेप है वो है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, ये होता है पेप। नाउ फॉस्फेनॉल पाइरूवेट जो है ये पेप है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ओके। और ये किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है ये पेपकेस, नाउ पेपकेस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। पेपकेस क्या है, पेपकेस है फॉस्फेनॉल पाइरूवेट, ये तो अभी मैंने बताया था। नाउ कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज, ओके, या तो फिर पेप कार्बोक्सिलेज भी इसको कहते हैं। तो पेप केस को क्या कहते हैं, फॉस्फेनॉल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, या तो फिर पेप कार्बोक्सिलेज कहते हैं। और ये जो है एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, और जो CO2 होती है इस एंजाइम की प्रेजेंस में कंबाइन करके पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाती है C4 पाथवे का, और वो होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ओके। इतनी चीज़ आप समझ रहे हैं। अब थर्ड स्टेप जो होगा उसमें क्या होगा, ये जो ऑक्जेलो एसीटेट होता है OAA, ये बंडल शीथ सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है, ओके। ये जो OAA है ऑक्जेलो एसीटेट, ये कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है, बंडल शीथ सेल यानी BSC में ट्रांसफ़र हो जाता है, ओके। नाउ ये बंडल शीथ सेल जो होती हैं लीफ में, उनमें ट्रांसफ़र हो जाता है, और वहाँ पर ये ब्रोकन डाउन हो जाता है यानी टूट जाता है। ये जो है इसका ब्रेक हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाती है, CO2 जो है वो भाग जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है, ओके। अब ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है वो क्या है, ठीक है, ये जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है फिर से मीसोफिल सेल्स में, ये फिर से मीसोफिल सेल्स में आ जाता है, ओके, मीसोफिल सेल्स में आ जाता है। नाउ मीसोफिल सेल्स में मैं लिख दे रही हूँ, ये मीसोफिल सेल्स में आ गया, और जहाँ पे पेप का फिर से रिजनरेशन होता है या फिर से जो है इसका पुनरुत्पादन होता है, तो रिजनरेट हो जाता है और ये साइकिल को कंप्लीट कर देता है। तो जो CO2 होती है वो बंडल शीथ सेल में रिलीज़ होती है, ओके। तो जो CO2 होती है फ्रेंड वो बंडल शीथ सेल में रिलीज़ होती है, और उसके बाद ये कहाँ पे एंटर करती है, ये फिर C3 या फिर केल्विन साइकिल में एंटर कर देती है, उसके बाद फिर ये C3 में एंटर कर जाती है। तो चलिए यहाँ पे हमारे ओके, हाँ, हमारे पास यहाँ पे जो 18 है उसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा फ्रेंड, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है हम लोग देख लेते हैं।
देखिए C4 प्लांट है तो इनमें क्रैंस एनाटॉमी पाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्लोरोफिल है तो क्लोरोफिल जो है एक्सेसरी फोटो पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। नाउ जो फोटो सिस्टम 2 है उसके लिए क्या होगा, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर एंड कैम जो है ये सैकुलेंट प्लांट्स होते हैं। ओके तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट वाला 4231 बिल्कुल करेक्ट है। 19 को देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन देखा जाए तो 19 क्वेश्चन है फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज इम्पॉर्टेंट इवेंट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो है या वाटर का जो टूटना होता है वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होती है, घटना होती है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। अब हमको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है तो यहाँ पे देख लेते हैं। पहला क्या है, वाटर स्प्लिटिंग complex splits water into OH minus plus H plus, it is associated with photosystem 2। फिर 2 है water splitting complex and photosystem 2 both are present on the outer side of the thylakoid membrane। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमने दोनों स्टेटमेंट पढ़ लिया है। अब हमारे पास ऑप्शंस देख लेते हैं। देखिए इस ऑप्शन से तो यही लग रहा है कि यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। ओके दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है उसमें जो है वाटर H2O जो है वो H2O ब्रेक करता है किस में, हाइड्रोक्साइड आयन में, और H+ आयन में ब्रेक कर लेता है। ओके नाउ और ये फोटो सिस्टम 2 से एसोसिएटेड होता है, यानी कि फोटो सिस्टम 2 में वाटर की स्प्लिटिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। वाटर की स्प्लिटिंग या वाटर का जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है वो किस फोटो सिस्टम से एसोसिएटेड है, तो ये फोटो सिस्टम 2 से एसोसिएटेड है। नाउ जो 2 है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है और जो फोटो सिस्टम 2 हैं दोनों थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ट्रू है। ओके तो यहाँ पे बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 20। इन C4 pathway the CO2 fixation in mesophyll cells in carried out by the enzyme। नाउ C4 पाथवे जो है उसमें जो CO2 फिक्सेशन है मेसोफिल सेल्स में वो किस एंजाइम द्वारा होता है। 1 है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, 2 पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, 3 पेप कार्बोक्सिलेज एंड 4 है रुबिस्को। तो देखिए यहाँ पे जो 20 है इसका जो करेक्ट आंसर है मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये पेप कार्बोक्सिलेज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाउ यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं, हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। 1 है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP कैटलाइज बाय रुबिस्को, कि रुबिस्को द्वारा RUBP का कार्बोक्सिलेशन कैटलाइज होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है वो फॉस्फोग्लिसरेट होता है। फिर थर्ड है हमारे पास स्टेटमेंट 18 ATP मॉलिक्यूल वो डार्क रिएक्शन में या डार्क साइकिल में सिंथेसाइज होते हैं 18 ATP मॉलिक्यूल। एंड फोर्थ है हमारे पास NADP H+H+ वो डाई फॉस्फोग्लिसरेट में रिड्यूस हो जाता है। ओके यूज़ टू रिड्यूस मतलब किस लिए यूज़ होता है, डाई फॉस्फोग्लिसरेट को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। ओके ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 21 है इसमें अब कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपने स्टेटमेंट सारे पढ़ रखे हैं फ्रेंड, तो देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे। ओके चलिए हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे जो पहला वाला स्टेटमेंट है फ्रेंड, जो पहला वाला है वो तो बिल्कुल ही करेक्ट है, जो कार्बोक्सिलेशन वाला ये बिल्कुल ही करेक्ट है हमारे पास। देन उसके बाद सेकंड वाला भी करेक्ट है एंड देन यहाँ पे हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, यानी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ यानी थर्ड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नाउ अभी जो बिल्कुल बात की है क्रांस एनाटॉमी की, तो क्रांस एनाटॉमी इज़ टिपिकल ऑफ 1 C4 प्लांट्स, 2 C3 प्लांट्स, 3 है C2 प्लांट्स एंड 4 है कैम प्लांट्स। तो यहाँ पे जो क्रांस एनाटॉमी है ये C4 प्लांट में पाई जाती है, स्पेशल एनाटॉमी होती है। 23 देख लेते हैं। 23 है वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट हैज़ अ डायरेक्ट इनहिबिटिंग इफेक्ट ऑन फोटोसिंथेसिस विच इज़ नोन एज। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट जिसका कि फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट इनहिबिटिंग इफेक्ट होता है वो क्या कहलाती है। 1 सोलराइजेशन, 2 इशोलेशन एंड 3 क्लोरोसिस एंड 4 है डिफॉलिएशन। तो ये जो हमारे पास 23 है इसका करेक्ट ऑप्शन सोलराइजेशन है, बिल्कुल करेक्ट है ये। नाउ 24 कैम पाथवे इज ऑब्जर्व्ड इन 1 पाइनएप्पल, 2 मेज, 3 सनफ्लावर एंड 4 शुगर केन।
तो ये भी अच्छा है, एग्ज़ाम्पल है इसमें। तो यहाँ पे पाइनएप्पल हमारे पास हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास 25th देख लेते हैं फ्रेंड। तो 25th में जो है हमारे पास वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइकिल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इज़ फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन वो देख लेते हैं फ्रेंड। जो ऑप्शन हैं पहले तो उनको देखा जाए कि दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन स्टोमल लैमेली। ओके, कि ये जो प्रोसेस है ये स्टोमल लैमेली में होता है, ये कहा जा रहा है। फिर 2 वाला है, 2 स्टेटमेंट है हमारे पास ऑप्शन में है, एटीपी सिंथेसिस टेक्स प्लेस। एंड 3 है, NADPH+H+ इज सिंथेसाइज्ड। एंड 4th वन इज टेक्स प्लेस ओनली व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर इज अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट हो जाएगा वो क्या करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, देख लेते हैं। हमारे पास इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा। तो 25 का हमारे पास जो थर्ड यहाँ पे पूछा हुआ है कि जो फॉल्स है, तो फॉल्स के लिए हमारी एक्शन इस फॉल्स पूछा गया है। तो इसमें हमारे पास जो थर्ड है वो बिल्कुल फॉल्स, मतलब ये फॉल्स है, करेक्ट है हमारे पास। ओके, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी तो सब करेक्ट है। जो स्टोमल लैमेली जो प्रोसेस होता है वो स्टोमल लैमेली में होता है, एटीपी सिंथेसिस भी होती है। एंड ये तभी टेक्स प्लेस होता है, तभी होता है जब जो लाइट की वेवलेंथ बियॉन्ड 680 नैनोमीटर वो एक्साइटेशन के लिए अवेलेबल होती है। ओके, नाउ अब यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 26, एलिमेंट्री कैनाल इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग अ ल्यूमेन इन द सेंटर विच इज़ कॉल्ड। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसमें ल्यूमेन होती है सेंटर में, इसको क्या कहते हैं। 1 एंटेरिक कैविटी, 2 गैस्ट्रिक कैविटी, 3 है फॉगट एंड 4 है एक्टोडर्मिस। तो फ्रेंड ये ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ पे 26 है हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, एंटेरिक कैविटी कहलाती है ये। ओके, ये एंटेरिक कैविटी कहलाती है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नाउ 26 के बाद आगे देख लेते हैं। 27 है, अ सीरीज ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मीन फॉर पुशिंग फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू स्टोमक इज कॉल्ड। तो देखिए फ्रेंड, ये जो मूवमेंट होता है, जो हमारा फूड होता है वो फेरिंग्स में जाता है, देन फेरिंग्स से पुश किया जाता है स्टोमक में, तो मूवमेंट होता है एक स्पेशल टाइप का, वो क्या कहलाता है। ए swallowing, 2 churning, 3 पेरिस्टालसिस एंड 4 इज हिकअप्स। तो हियर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, पेरिस्टालसिस। ना पेरिस्टालसिस का जो मूवमेंट होता है ये आप लोग उससे जानते होंगे ना, इसी के थ्रू जो है फूड है वो आगे की तरफ खिसकता है पेरिस्टालसिस में। और ना स्वेलो करना तो आप जानते हैं कि जब निगल लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं। चर्निंग में क्या होता है, जो चर्न किया जाता है, चर्निंग मूवमेंट। ना हिकअप जो हिचकी होती है। और 28 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर विटामिन सी। विटामिन सी के लिए क्या करेक्ट है। 1 ऑल्सो कॉल्ड एज ascorbic एसिड, 2 ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूमेरिक एसिड, 3 ऑब्टेन फ्रॉम सिट्रस फ्रूट एंड बोथ 1 and 3। तो 1 बिल्कुल करेक्ट है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं और ये सिट्रस फ्रूट से मिलता है, ये बिल्कुल ही करेक्ट है। तो यहाँ पे बोथ 1 and 3 हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन, बोथ 1 and 3 वाला, यानी 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ मैच करना है हमको अगेन 29th में। यहाँ पे देख लेते हैं ए क्रोमोट्रीशिया, ए ऑप्शन है हमारे पास कॉलम 1 में, बी एक्ने वल्गैरिस एंड सी इज़ क्वाशियोका एंड डी इज़ पर्नीशियस एनीमिया एंड ई इज़ स्कर्वी। नाउ कॉलम 2 में जो हमारे पास हैं मैचिंग के लिए, 1 है अपीयरेंस ऑफ पिम्पल्स, 2 प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन पैम, 3 इज़ प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर एंड 4 है फ्रगाइल आरबीसी एंड 5th इज़ ब्लीडिंग ऑफ गम्स। तो देखिए यहाँ पे जो 29th है फ्रेंड, उसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 29 का जो करेक्ट आंसर है, मैचिंग कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले एक्रोमोट्रीशिया है। तो ओके, तो एक्रोमोट्रीशिया में क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या होती है, एक्रोम है मतलब कलर जो है वो कम है या लेस है, ये समझ लीजिए। तो ये कहा जाएगा प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर। ओके, नाउ एक्ने वल्गैरिस, एक्ने आप जानते हैं पिंपल्स के लिए कहा जाता है, एक्ने हो गए हैं, पिंपल्स हो गए हैं, तो अपीयरेंस ऑफ पिंपल्स हो गया।
नाउ उसके बाद जो क्वाशियोकर है वो वेल नोन है कि ये प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन पैम होता है। एंड देन यहाँ पे जो डी है, ओके, पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया में जो आरबीसीज होती हैं बहुत ही फ्रगाइल, बहुत ही भंगुर टाइप की हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और इसका भी अगर डिजीज़ हो जाती है तो ब्लीडिंग होती है गम्स में। ओके, तो इसीलिए कहते हैं विटामिन सी डेली डेली लेना चाहिए ताकि गम्स भी मजबूत रहें आपके और इम्यूनिटी भी बूस्ट अप हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, 3, 1, 2, 4, 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 देख लेते हैं हमारे पास। पाइलोरिक स्फिंक्टर गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है वो किसके ओपनिंग को गार्ड करता है और किसके किसके बीच वो ओपनिंग होती है? 1 स्टोमक एंड डियोडेनम, 2 कार्डिया एंड फंडस, 3 इसोफेगस एंड स्टोमक, एंड 4 है फंडस एंड पेलोरस। तो यहाँ पे जो 30th है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो बिल्कुल स्टोमक और डियोडेनम के बीच की, ओके, डियोडेनम और स्टोमक के बीच की जो आपकी ओपनिंग होती है वहाँ पे स्फिंक्टर होता है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, ये उसी की ओपनिंग को गार्ड करता है। 31 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। कि इसमें ऐसा कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल हैं जिसमें फूड मटेरियल वो ब्रोकन डाउन होता है बॉडी के आउटसाइड में और एब्जॉर्ब होता है? तो 1 मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा, 2 यीस्ट मशरूम, ब्रेड मोल्ड, 3 पैरामीशियम अमीबा, कस्क्यूटा, फोकास्क्यूटा, लाइस एंड कॉकरोच। तो यहाँ पे हमारे पास जो 31 है, 31 है, इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड वो क्या हो जाएगा? वो 2 हो जाएगा। इट मीन्स यीस्ट मशरूम ब्रेड मोल्ड। यीस्ट क्या है? ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है। यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फंजाई है फ्रेंड। और जो मशरूम है वो आपको पता है मशरूम से एगैरिकस वगैरह होते हैं और ये बसीडियोमाइसेटीज क्लास में आते हैं ना। ब्रेड मोल्ड है हमारा, ओके, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है, ये भी एक फंजाई है। तो इसमें जो फूड मटेरियल है आपको पता है कि ये जो होते हैं सेप्टोफाइटिक, ऐसे सेप्टोफाइट भी होते हैं, और ये बाकी ये अपना जो फूड है वो किस तरीके से सड़ी गली हुई चीज़ों से लेते हैं या तो फिर जो डेड चीज़ें होती हैं, सड़ रही होती हैं, उनसे लेते हैं। ओके, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है, इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है ये ऑप्शन। नाउ 32 पायस पैचेस विच प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट इन। इम्पॉर्टेंट है बट ईजी है। 1 डियोडेनम, 2 इलियम, 3 जेजुनम एंड 4 सीकम। तो जो पास पैचेस होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड? तो ये जो पास पैचेस हैं ये हमारे पास इलियम में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये इलियम में प्रेजेंट होते हैं। नाउ 33 हमारे पास जो है वो क्या है? Meissner's plexus is a network of nerve cells and sympathetic nerve fiber which controls secretion of 1 intestinal juices, 2 gastric juice, 3 pancreatic juice and 4 bile। तो जो मीजनर्स प्लेक्सस होता है वो एक नर्व सेल का एक नेटवर्क होता है और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं इसमें, और ये क्या कंट्रोल करते हैं? किसके सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 33 के लिए वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये इंटेस्टिनल जूसेस का जो सिक्रीशन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। ओके, तो ये इंटेस्टिनल जूसेस के को जो है वो कंट्रोल करते हैं, इसके सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ओके, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है तो एक्चुअली होता क्या है? जो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, ओके, कहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है? स्टोमक में डाइजेस्ट हो जाता है। जब फूड स्टोमक में पहुँचने की बाद की मैं बात कर रही हूँ, तो इस फूड को क्या कहते हैं? इस फूड को काइम कहते हैं। ओके, ये कहलाता है यहाँ पे काइम। और ये जो काइम है ये जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है और डियोडेनम में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? डियोडेनम में पहुँचता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो फूड को रिसीव करती है और जो एल्कलाइन सिक्रीशंस होते हैं कहाँ से? फ्रॉम वेयर? 3 एल्कलाइन सिक्रीशंस जो बाइल से आएंगे। ओके, बाइल का सिक्रीशन ये कहाँ से होगा? लीवर से। बाइल का सिक्रीशन कहाँ से होगा? लीवर से आएगा। ओके, तो बाइल फ्रॉम लीवर एल्कलाइन सिक्रीशन होगा, और प्लस पैनक्रियाटिक जूस, आपको पता है पैनक्रियास से आ रहा है, तो ये यहाँ पर होगा पैनक्रियाटिक जूस। ओके, तो ये पैनक्रियाटिक जूस है। उसके बाद अब यहाँ पे जो इंटेस्टिनल जूस होता है, इंटेस्टाइन से आता है, इंटेस्टिनल जूस। नाउ ये इंटेस्टिनल जूस है,
ओके, ये 3 तरह के जूस आपको हो गए। और ये जो हैं ये क्या करते हैं फ्रेंड, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड, अभी मैंने बताया कि 3 अल्कलाइन सिक्रीशंस होते हैं, ये इस पे एक्ट करते हैं। ओके, बाइल्स होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है और इंटेस्टाइनल जूस होता है, ये एक्ट करता है फूड पे। नाउ जो बाइल होता है वो क्या करता है, जब फूड मिक्स हो जाता है बाइल के साथ तो ये फैट का डाइजेशन करता है और स्मॉल ग्लोब्यूल से बना देता है। नाउ पैनक्रियाटिक जूस में आप ये याद रखिए, पैनक्रियाटिक जूस में आपको मैं बता दूं, टैल आपको याद रखना है। टैल क्या याद रखना है, ट्रिप्सिन, टी फॉर होता है ट्रिप्सिन। नाउ ये टी फॉर है ट्रिप्सिन, ए फॉर है एमाइलेज, ए क्या है, एमाइलेज है, एंड एल जो है वो है लाइपेज। ओके, आपको नाम से पता चल जाएगा, जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन पे ब्रेक करता है, प्रोटीन पे एक्ट करता है। प्रोटीन अगर टूटेगा तो किस में टूटेगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, किस में टूट जाएगा, पेप्टाइड्स में। पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड बनेगा तो ये क्या होगा, स्मॉलर पेप्टाइड्स में टूट जाएगा। एमाइलेज है, एमाइलम आप पता है, एमाइलम जो है, तो एमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को शुगर में, ये स्टार्च पे वर्क करता है ना एमाइलेज, तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। लाइपेज लिपिड पे वर्क करता है, तो ये फैट्स को फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसके बारे में मैं बता देती हूँ। जो 33 है इसमें हमारे पास इंटेस्टिनल जूसेस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, इंटेस्टिनल जूसेस। अब इंटेस्टिनल जूसेस जो है, इसमें जो फूड होता है वो क्या होता है, इलियम में पास होता है और इंटेस्टिनल जूस के साथ मिक्स होता है। इंटेस्टिनल जूस में 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं। नाउ यहाँ पे आपको MLS लर्न करना है, यहाँ पे आपको MLS लर्न करना है। इंटेस्टिनल जूस के लिए आप क्या याद रखेंगे, MLS लर्न करेंगे। M फॉर होगा माल्टेज, आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल इजी है, पढ़ा तो है ही आपने, माल्टेज हो जाएगा। L फॉर लैक्टेज हो जाएगा, माल्टेज आपको पता है माल्ट पे रिएक्शन करेगा, लैक्टेज जो है वो लैक्टोज पे रिएक्शन करेगा। ओके, और उसके बाद मैंने S बताया, वो सुक्रेज, बहुत इजी भी है ये और इम्पॉर्टेंट है। माल्टेज वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। सब कुछ जितनी भी चीज़ें खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट है तो वो सिंपल फॉर्म में शुगर में कन्वर्ट होंगी, जो ग्लूकोज होगा, सिंपलेस्ट शुगर ग्लूकोज होगा। प्रोटीन खा रहे हैं तो बिल्कुल सिंपलेस्ट उसका जो यूनिट है अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बहुत ही स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में। नाउ फैट पे है तो ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तभी तो वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो पाएगा जब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा तब। तो जो माल्टेज है वो क्या करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में करेगा। लैक्टेज जो है लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज में करेगा। सुक्रेज सुक्रोज को एक्सक्यूज़ मी, जो सुक्रेज है वो सुक्रोज को ग्लूकोज में करेगा। अब जो फूड होगा इंटेस्टिनल जूस की रिएक्शन के बाद क्या कहलाएगा, काइल कहलाएगा। इसको अब कहते हैं काइल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो काइल होती है वो क्या है, व्हाट इज़ काइल। ऑप्शन दे रखा है और कि किस जूसेस की एक्शन के बाद जो फूड है वो काइल कहलाता है, तो आप बता सकते हैं अब। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ बाइल जूस। इसमें से कौन सा बाइल जूस का फंक्शन नहीं है। 1, इट न्यूट्रलाइजेज गैस्ट्रिक एसिड। 2, इट इमल्सिफाइज फैट। 3, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एंड 4 है, इट रिमूव्स सेवरल वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो जो 34 है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो है थर्ड। ये क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। ओके, ये गैस्ट्रिक एसिड के जूस को न्यूट्रलाइज करता है जो बाइल जूस होता है। ओके, और जो फैट का एमल्सिफिकेशन करता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ये करता है। नाउ 4 में क्या है कि ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करता है, जो कि ये भी कर देता है। नाउ 35 देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैचेस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट बताना है। तो ये क्या है, ये है र्यूग, तो र्यूग या र्यूगी भी बोलते हैं इसको। तो म्यूकोसल फोल्ड्स इन स्टोमक विच अनफोल्ड एंड लेट द स्टोमक एक्सपैंड टू द अकोमोडेट लार्ज मील। फिर 2 है हमारे पास हॉस्ट्रा, स्मॉल पाउचेज इन द वॉल ऑफ कोलन विच में इवेजिनेट इन एडल्ट्री टू बिकम डाइवर्टिक्यूला। एंड 3rd है हमारे पास वेलाई, म्यूकोसल प्रोजेक्शंस इन वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टीन which contain blood vessels and lacteals that receive products of the digestion। तो यहाँ पे हमारे पास पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट है 35 के लिए।
तो यहाँ पे 35 के लिए जो हमारे पास करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, वो यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ 3 करेक्ट हो जाएगा। जो विलाई होती है, आपको पता होता है ये क्या होती है, म्यूकस से निकले हुए प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे ऐसे विलाईज होती हैं। ओके, और ये कहाँ होती हैं, लार्ज इंटेस्टीन की वॉल में होती हैं, और इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं और लैक्टील्स होती हैं, और जो क्या करती हैं, रिसीव प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन के प्रोडक्ट को रिसीव करती हैं। ओके, जब प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो चुका होता है, डाइजेशन का प्रोडक्ट होता है, उसको रिसीव करती हैं। 36 है द गॉल ब्लैडर। नाउ द गॉल ब्लैडर 1 secretes bile juice, 2 is attached to anterior surface of liver on left side, and 3 give rise to bile duct, and 4 है stores and concentrates bile। तो नाउ 36 के लिए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल ये बाइल को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। बिल्कुल, ब्लैडर होता है, स्टोरेज का काम करता है। किसका स्टोरेज करेगा, बाइल का स्टोरेज करेगा, और बाइल को कंसंट्रेट भी करता है, यानी पैराडाइल्यूटेड जो बाइल आता है उसको कंसंट्रेट करने का भी काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 4 हो जाएगा इसका। तो देखिए फ्रेंड, और यहाँ पे मुझे आपको जो है क्या कहते हैं, ये बताना है कि आज हमारे पास जो 36 क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहना है, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, डिस्कशन भी होता है। और आप लोग प्लीज़ लेक्चर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। ओके, तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।